सादर अभिवादन। स्वागत है आप सभी का। आज का विषय है डेविस का अपवर्तन चक्र। इस अपवर्तन चक्र का दूसरा नाम है भौगोलिक चक्र। आइए देखते हैं कि और क्या क्या इसके अंतर्गत डेविस ने बताने का प्रयास किया। तो प्रारंभ करते हैं। इसका प्रतिपादन, इस धारणा का प्रतिपादन वर्ष 1889 में किया गया था। जिस पुस्तक में इसका प्रकाशन हुआ था उस पुस्तक का नाम है जियोग्राफिकल एसेज। जियोग्राफिकल एसेज। जियोग्राफिकल एसेज नामक पुस्तक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और इसका जो कार्यस्थल था वह यूएसए की ओहियो घाटी थी। रिसर्च या रिसर्च हेतु चुनाव किया गया स्थान। स्थान जो था वह ओहियो घाटी जो यूएसए में है, उस स्थान को डेविस महोदय ने चुना और उस स्थान के आधार पर ही इन्होंने अपने अपवर्तन चक्र या भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। आइए अब आगे देखते हैं। डेविस ने अपवर्तन चक्र की धारणा को स्पष्ट करते हुए बताया था। अपवर्तन चक्र भूदृश्य संरचना क्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। अर्थात किसी अपवर्तन चक्र की प्रवणता में भूदृश्य परिणत होता है। यह परिणति संरचना, प्रक्रम और अवस्था का फल होती है। तो पहले शब्दों को देखा जाए। भूदृश्य क्या है? भूदृश्य धरातल पर दिखने वाला प्राकृतिक या मानव निर्मित दृश्य ही भूदृश्य कहलाता है। इसके बाद दूसरा है संरचना। संरचना से तात्पर्य है बनावट। बनावट अर्थात शैलों का स्वभाव, गुण, परतें आदि। यह संरचना हो गया। प्रक्रम अर्थात प्रोसेस। प्रक्रम में दो प्रकार की शक्तियों का योगदान होता है या दो प्रकार की शक्तियों की संयुक्तता प्रक्रम कहलाती है। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। इन दोनों शक्तियों के प्रभाव से कोई भूदृश्य परिणत होता है। इसके बाद
अवस्था अर्थात स्टेज। उपरोक्त दोनों घटनाक्रमों के संपादन में समय या दशा का विशेष स्थान होता है, अर्थात किसी भूदृश्य के निर्माण में समय या अवस्था का कम या अधिक लगना स्वाभाविक घटनाक्रम है। तो इस प्रकार से डेविस ने अपवर्तन चक्र की धारणा में भूदृश्य के संदर्भ में जो बात कही वह बताया कि भूदृश्य संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है या परिणाम होता है। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने अपवर्तन चक्र की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया। अवस्थाएं, स्टेजेस। प्रथम अवस्था जिसको युवावस्था कहा, युवावस्था। द्वितीय अवस्था जिसको जीर्णावस्था कहा, और तृतीय अवस्था जिसे प्रौढ़ावस्था का नाम दिया। तो इन तीनों अवस्थाओं का उल्लेख दिए गए डायग्राम के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं प्रथम अवस्था में क्या क्या घटनाक्रम होता है। यहाँ पर एक आरेख के माध्यम से बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। दो तरह के अक्ष यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं, एक्स और वाई तथा जेड। इनमें 3 अवस्थाएं प्रतीत हो रही हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तृतीय अवस्था। पहली अवस्था में कोई भी स्थान या भूखंड सी लेवल से या समुद्री सतह से ऊपर उठने का प्रयास करता है या ऊपर उत्तरोत्तर उठता जाता है, अर्थात इस अवस्था में उत्तरोत्तर भूखंड ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। इस अवस्था में केवल उत्थान की क्रिया होती है और यह भूखंड अपने समीपवर्ती भूखंड से कहीं ज़्यादा अधिक ऊंचाई को प्राप्त कर चुका होता है। इसे यहाँ P और Q के माध्यम से दर्शाया गया है, अर्थात भूखंड अपने समीपवर्ती भूखंड की तुलना में P और Q ऊंचाई को, P से Q तक की ऊंचाई को धारित किए हुए होता है। इसे उच्चावच का काल या उच्चावच की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के अंत में सर्वाधिक उत्थान होता है, मतलब प्रथम अवस्था के अंत में कोई भी भूखंड सर्वाधिक उत्थान को प्राप्त करता है। इस काल में या इस अवस्था में किसी भी प्रकार की अपवर्तनात्मक क्रिया नहीं होती है। इसके बाद आइए देखते हैं द्वितीय अवस्था को। द्वितीय अवस्था यहाँ पर सेकेंड स्टेज के रूप में शो किया गया है। इस अवस्था में प्रायः उत्थान की क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी होती है और अपवर्तन की क्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। धरातल के निचले व पर्वतीय भागों में सर्वाधिक कटाव होता है। चोटियों व ऊंचे भागों में कम कटाव होता है। शैलों की विशेषताओं के अनुसार या शैलों के गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के कटाव या अपवर्तन देखने को मिलते हैं। घाटियां गहरी और गहरी होती चली जाती हैं। शिखरस्थ भागों व पर्वतीय भाग में अधिक अंतराल होता है। ऊंचे भाग प्रायः स्थिरवत प्रतीत होते हैं या स्थिर प्राय प्रतीत होते हैं। तो ये सेकंड स्टेज हो गया, अर्थात इस स्टेज में मुख्यतः कटाव की क्रिया या अपवर्तन की क्रिया होती है। इसके बाद ये थर्ड स्टेज में इन्होंने बताया कि यह दीर्घकालिक घटनाक्रम का परिणाम होता है। इस क्रिया में प्रायः यहाँ देखा जा सकता है आरेख के माध्यम से
कि समप्राय मैदान का निर्माण होता है। समप्राय मैदान से तात्पर्य है उर्मिल मैदान। उर्मिल मैदान से तात्पर्य है लहरदार मैदान, मतलब निर्मित मैदान पूरी तरह से समतल नहीं होते हैं, बल्कि वो जिग जैग या लहरदार अवस्था में होते हैं। ऊंचाई वाले भाग इस अवस्था में तेजी से कटकर आकृतिविहीन मैदान के रूप में परिणत हो जाते हैं। कठोर शैलों के उभरे हुए भाग, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, कठोर शैलों के उभरे हुए भाग कहीं कहीं पर प्रतीत होते हैं, या ये शैलें कहीं कहीं पर नग्न अवस्था में देखने को मिलती हैं। ये भाग सामान्य सतह से ऊपर नग्नावस्था में उभरे हुए रूप में होते हैं, जिसे मोनैडनॉक कहा जाता है, या डेविस ने जिसे मोनैडनॉक का नाम दिया। नदी की अपरदन क्षमता लगभग इसमें समाप्त प्राय या क्षीण प्राय हो जाती है। तो यहाँ पर आरेख के माध्यम से 3 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया गया। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। इस प्रकार से डेविस ने अपरदन चक्र की धारणा को आरेख के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं आलोचना। डेविस के इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई। आलोचना क्यों की गई? आलोचना के कुछ आधार थे, उन आधारों को यहाँ पर देखा जाएगा। कौन कौन से आधार हैं? पहला आधार आलोचना। पहली आलोचना का जो आधार था वो ये था कि प्रथम अवस्था में केवल उत्थान होता है, अर्थात इनके कथनानुसार प्रथम अवस्था में भूखंड केवल ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि उत्थान के समय किसी भी प्रकार का अपरदन कार्य नहीं होगा, किसी भी प्रकार का निक्षेपण कार्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था में ये सारे घटनाक्रम एक साथ चल रहे होते हैं। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की गई। इसके बाद दूसरा है अपरदन चक्र को इन्होंने स्वतंत्र बताया। अपरदन चक्र स्वतंत्र। अपरदन चक्र स्वतंत्र क्यों कहा? इसलिए इन्होंने इसको स्वतंत्र कहा क्योंकि इस अवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। अपरदन शुरू होता है तो केवल अपरदन ही होता है, उसमें न तो किसी प्रकार का उत्थान होता है, न तो शैलों में उत्थान होता है, बल्कि केवल इसमें शैलों की अपरदनात्मक घटनाएं या अपरदनात्मक घटनाक्रम चल रहे होते हैं। शैलों के क्षरण उनके ह्रास हो रहे होते हैं। इसके बाद तीसरा इन्होंने चक्र शब्द का प्रयोग किया। चक्र शब्द का प्रयोग मतलब किसी भी उद्देश्य का निर्माण इनके अनुसार एक क्रम से दूसरे क्रम, फिर तीसरे क्रम को प्राप्त होता है, फिर तीसरा क्रम प्रथम क्रम में, फिर दूसरे क्रम में, फिर तीसरे क्रम में अनवरत चलता रहता है। जबकि यह बात सही नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम अवस्था के पूर्ण होने के बाद ही अपरदनकारी शक्तियां क्रियाशील हों, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए इनके द्वारा चक्र शब्द का प्रयोग किया गया उचित प्रतीत नहीं होता है। भूतल की जटिल संरचना। भूतल की जटिल संरचना। भूतल की जटिल संरचना देखने को मिलती है, अर्थात इनके अनुसार जितना धरातली संरचना सरल बताएगी उतना सरल नहीं है, बल्कि ऐसा देखा जाता है कि परतें कहीं आड़ी, कहीं तिरछी, कहीं जिगजैग, कहीं समान, कहीं आड़े, कहीं धंसाव, तो कहीं भ्रंश के रूप में, किसी भी रूप में धरातलीय संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने जिस प्रकार से इसे इतना सरल बताया उतना सरल प्रतीत नहीं होता है, इसलिए यह आलोचना का आधार माना गया। इसके बाद पांचवा आलोचना का जो आधार बना, अत्यंत सामान्यीकृत मॉडल। अत्यंत सामान्यीकृत मॉडल या सिद्धांत।
इन्होंने इस सिद्धांत को अत्यंत सामान्यीकृत कर दिया या अत्यंत सिंपल वे में इन्होंने प्रदर्शित कर दिया, जबकि अगर भूतल की संरचनाओं को देखा जाए, भूदृश्य की स्थितियों को देखा जाए, भूदृश्य के घटनाक्रम को देखा जाए, भूगर्भिक शक्तियों की स्थिति को देखा जाए, तो जितना सरलीकृत इन्होंने किया उतना सरल नहीं है। अर्थात कोई किसी भी भूदृश्य के निर्माण में उत्थान और पतन की क्रियाएं सतत चल रही होती हैं। इस उत्थान में कितना समय लगेगा, पतन में कितना समय लगेगा, वह भूदृश्य किस रूप में परिणत होगा, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। तो सामान्यीकृत मॉडल होने के कारण इनके सिद्धांत की आलोचना की गई। अब इसमें कुछ शब्द जो इम्पोर्टेंट हैं इसे देखें। परीक्षाओं में प्रायः एक शब्द आता है डेविस का त्रिकट। डेविस का त्रिकट क्या है? मतलब ट्रायो ऑफ डेविस। ट्रायो ऑफ डेविस क्या है? ट्रायो ऑफ डेविस देखें तो 3 शब्द हैं वो ट्रायो ऑफ डेविस हैं: संरचना, प्रक्रम व अवस्था। ये ट्रायो ऑफ डेविस के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया पेनी प्लेन। पेनी प्लेन इसकी हिंदी है समप्राय मैदान। समप्राय मैदान मतलब मैदान है किंतु पूरी तरह समतल नहीं बल्कि लगभग समतल है, लगभग समतल मैदान। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उर्मिल मैदान, या और सरल भाषा में कहा जाए तो पेनी प्लेन एक प्रकार का लहरदार मैदान है। सामान्य भाषा में इसे समझने के लिए यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार से डेविस ने अपने अपवर्तन चक्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया। डेविस के अपवर्तन चक्र में बस इतना ही, शेष अगले चैप्टर में देखा जाएगा। धन्यवाद।